हेलो 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 स्टूडेंट्स। यार मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर। और आज एकदम मज़ेदार मज़ा आने वाला है स्टूडियो क्लासेस में आपको, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी हमने फिनिश कर लिया है ना, और कंटिन्यूटी होने के बाद चैप्टर आता है डिफरेंशिएबिलिटी, जो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ आ गया होगा। और जिस चीज़ को यार समझ नहीं आया जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, और वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो बिंदास सब कमेंट करो, फिर अपन उसमें कुछ कर लेंगे जो हो सकता है। तो बिना देर किए डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, एकदम से मेंस एडवांस में बहुत काम आने वाला है। अगर लिमिट कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस आए तो वो ऑप्शंस में डिफरेंशिएबिलिटी को ज़रूर डाल देते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं तो काम कैसे होने वाला है। इवन बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या होता है इस टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, तो आ जाइए भाई। सबसे पहले इसको समझने के लिए ना आपको स्लोप का आइडिया होना चाहिए। तो स्लोप क्या है, तो अगर अपने पास सपोज कर लो, देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपको स्लोप का एक प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस से कोई कर्व होता, और इस कर्व पे अगर मैं पहले दो पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज कर लो एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q। अच्छा, इस पे ये जो पॉइंट है अगर सपोज कर लो A है मेरे पास। अच्छा, इस पॉइंट A पे अगर यहाँ पे पॉइंट A है तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a हो जाएगी। क्लियर सी बात है। अच्छा चलो, अगर ये वाली बात सही है, थोड़ा आगे लेते हैं पॉइंट हम लोग, है ना, थोड़ा आगे लेते हैं ये वाला पॉइंट। क्यों, कुछ खास वजह है उसके पीछे। तो ये वाला पॉइंट मेरा समझो A है, तो अगर ये वाला पॉइंट A होगा तो फंक्शन f ऑफ a होगा यहाँ पे। अगर ये वाली बात सही। अब देखो मामला ये है इसमें कि आपको इसके राइट नेबरहुड में और लेफ्ट नेबरहुड में दो पॉइंट्स लेने हैं। कौन से पॉइंट लेने हैं वो आपको, जहां से आपको फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप मिल जाए। मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूं। अगर ये मेरा कर्व होता तो कर्व का टेंजेंट देखो ये बना, तो ये टेंजेंट बना ना आपका ये वाला। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप क्या है, फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप का मतलब आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो dy बाई dx निकालना। या 11th के कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग एंगल को निकालते थे, tan थीटा, याद होगा सर आपको। तो ये जितना भी एंगल फॉर्म करेगा वही हमें, तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो हम उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो हटा दो इस चीज़ों को, यहाँ कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, तो देख लो, मैं अगर एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करूं कि P के राइट नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेता हूं Q, और P के लेफ्ट नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेता हूं R, सपोज करा मैंने। तो सपोज कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये h डिस्टेंस था, तो ये पॉइंट a प्लस h हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे कुछ, ये वाली चीज़। वैसे मैं राइट नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया कि मैं P के बहुत ही राइट में क्लोजली बात कर रहा हूँ आपसे, बट हम क्लोजली दिखाएंगे तो पता नहीं चलने वाला है। तो पॉइंट थोड़ा दूर पे लिख दिया है मैंने, तो ये पॉइंट हो गया a प्लस h। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, f ऑफ a प्लस h। ये क्लियर बात है आपको। अगर ये वाली बात क्लियर है, अब मैं देखो अगला काम क्या करने वाला हूँ। अगला काम ये है कि मैं ये P और Q को ना ज्वाइन कर देता हूँ। ये देख रहे हो आप, मैंने P और Q को ऐसे यूं ज्वाइन कर दिया। अब एक कहानी आती है इसमें लिमिटिंग केस का। ये लिमिटिंग केस क्या है सर, देख लो ध्यान से। अगर मैं Q को P की तरफ किसी तरह से टेंस करवा सकूं, लिमिटिंग केस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Q को अगर मैं P की तरफ टेंस करवा सकूं, Q इज टेंडिंग टू P, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट Q को उठाकर धीरे धीरे करके P पे रख देने वाला हूं। तो यार एक बात देखो कि अगर ये Q P पे आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे जो H है वो धीरे धीरे यहाँ पे आने वाला है, मतलब H तो खत्म हो जाएगा आपका। और अगर H खत्म हो जाएगा तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि H विल टेंड्स टू 0।
Q को अगर मैं P पे टेंस करवा रहा हूँ, मतलब ये वाला पॉइंट उठा के धीरे धीरे इस पे रख रहा हूँ, और अगर रख रहा हूँ तो Q पे जो वैल्यू H थी आपकी वो कभी ना कभी आके यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट हो गया तो 0 बन जाएगा, मतलब H इज टेंडिंग टू 0। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि स्लोप ऑफ PQ निकाल लेना है, बस सिंपली स्लोप ऑफ PQ निकाल लो आप। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड y2 क्या है मेरा यहाँ पे f ऑफ a प्लस h। देखो ध्यान से, y1 कितना है f ऑफ a, और नीचे में आ जाओ a प्लस h माइनस a, यहाँ से आ गया यहाँ का जो x1 पॉइंट है। अच्छा, जब ये स्लोप आप निकाल रहे थे तब h कहाँ टेंस कर रहा था, 0 की तरफ। तो ये देखो h मैंने 0 को टेंस करवा दिया, नीचे ये से ये कैंसिल हो गया, और मेरी जो वैल्यू आई है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। यही आपका स्लोप आ गया और यही आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है। और चूंकि आपने ये राइट हैंड से पॉइंट लिया था, इसीलिए दुनिया वाले इसे RHD के नाम से जानते हैं। RHD बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे RF डैश ऑफ A। तो ये सब एक ही चीज है। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझा होगा। देखो मजा आने वाला है इसमें आपको। तो मैं इसको ना ऐसे जरा एक बॉक्स में डाल के रख लेता हूं फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त चीज अभी काम आएगा अपने को। तो सर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल दिया है और वो बिल्कुल लिमिट के केस में आ गया है। अगर मैं सिमिलरली लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, मतलब ये R पे, मतलब P के लेफ्ट नेबरहुड में एक पॉइंट ले लूं, P के लेफ्ट नेबरहुड में एक पॉइंट ले सकूं, तो अगर यहां पे A था तो क्या ये A माइनस H हो जाएगा, और ये फंक्शन f ऑफ A माइनस H हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये R पॉइंट को भी मैं यहां से इस तरह से ज्वाइन करने की कोशिश कर लेता हूं, फिलहाल दिखा रहा हूं आपको। अब फिर से देखो आप, अगर R को मैं P की तरफ टेंस करवा दूं, ये सेम लिमिटिंग केस आपका है ना, इस बार R इज टेंडिंग टू P, तो क्या फिर से वही हो जाएगा कि H इज टेंडिंग टू 0। अरे जिस दिन ये R धीरे 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 P पे जाके टेंस होगा तो धीरे धीरे R तो H तो खत्म हो जाने वाला है मेरा। तो लिमिटिंग केस इस बार क्या है कि R P को टेंस कर रहा है, मतलब H 0 को टेंस कर रहा है। और अगर भाई साहब H 0 को टेंस कर रहा है तो हम फिर से ये वाला काम कर लेते हैं। इस बार क्या निकालना है, स्लोप ऑफ PR या RP, जो बोलना है बोल दो आप। तो इस बार स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, और नीचे में क्या हो गया a माइनस h माइनस a। देख लो ध्यान से यहाँ पे ये पॉइंट a माइनस h माइनस a। अच्छा, लिमिट तो मेरी अभी भी h 0 को टेंस कर रही है, क्या ये कैंसिल हो गया? अगर ये सारी बातें सही है, इसका मतलब f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h आ गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। देखो आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया इसका, मतलब इस पॉइंट का स्लोप निकाला है लेफ्ट नेबरहुड से और पहले निकाला था राइट नेबरहुड से। तो आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका मतलब मैं इसे बोलूंगा LHD, और मैथमेटिकली इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और इसे भी मैं आपके लिए एक बार बॉक्स में डाल देता हूं। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मैथ्स का ये। अब देख लो भाई साहब, हमने क्या कर डाला, हमने ये कर डाला कि फंक्शन का राइट हैंड स्लोप निकाला, लेफ्ट हैंड स्लोप निकाला। कहां निकाला, इस पॉइंट पे निकाला था हमने। इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट नेबरहुड से एक स्लोप निकाला जो ये आया है, लेफ्ट नेबरहुड से स्लोप निकाला जो ये आया है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल होने की शर्त ये होती है कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो गया कि LHD और RHD आपका दोनों सेम आ जाता है, तब कहा जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये हो जाता है लिटरली कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपने फंक्शन का राइट नेबरहुड से स्लोप निकाला था और लेफ्ट नेबरहुड से स्लोप निकाला था, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम अभी ग्राफिकली भी बात करने वाले हैं इस पे। तो आई रिपीट, अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
उस फंक्शन का राइट हैंड नेबरहुड से और लेफ्ट हैंड नेबरहुड से स्लोप निकाला है और दोनों सेम आ गया है, और सेम आने का मतलब हो गया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट ध्यान रहे जो हमने कंटिन्यूटी और लिमिट पे पढ़ा था कि कभी भी वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर सेम भी आया और इन्फिनिटी आ गया मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाता है ना एक्चुअली, तो फिर वहां से हम बोल नहीं सकते कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसको नॉन डिफरेंशिएबल ही बोला जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए जो काम की चीज़ है यहाँ पे ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, एक ये और एक ये। लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए, एफ ऑफ ए अपॉन एच, यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ भी सेम ही है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो एल एच डी और आर एच डी आपका यहाँ पे सेम हो जाने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं पहले आप लोगों के लिए ना कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ अब, तो ज़्यादा मज़ा आएगा ज़रा। तो चलो भाई एग्जाम्पल कहाँ से ले लें हम लोग। चलो भाई अभी ले लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये लिख कर दिखा दूं कि जो हमने फंक्शन में लिखा था अभी वो क्या लिखा था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। और इधर क्या आया था मेरा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस दिस, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ये दोनों चीज इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं वो आपके लिए ये लेता हूं, हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग भाई। तो सबसे पहले सर अगर मैं ये वाले फंडे से चलूं, ये वाले फंडे से, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए मेरा यहाँ पे जीरो है, ध्यान रहे, हाँ जो x इक्वल टू जीरो बोला ना मतलब वो a की वैल्यू है एक्चुअली, ये ध्यान रहे आपको। तो आप पहले निकालो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच, ए मेरा जीरो है तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ a, और a तो मेरा जीरो है अपॉन माइनस एच। मैंने सिर्फ इसमें जीरो एक जगह पे जीरो डाला है, बाकी से एवरीथिंग सेम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब आप ना उठाकर इसको, मेरा मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन तो मेरा एफ ऑफ एक्स है। देखो फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो अगर आपको एफ ऑफ जीरो निकालना होगा तो यहाँ पे जीरो ही डालोगे ना आप, तो जीरो आ गया। अब अगर आपको एफ ऑफ माइनस एच निकालना होगा तो आप यहाँ पे माइनस एच डालोगे, तो ये तो वैल्यू प्लस एच ही आ जाएगी। मतलब इसकी जो वैल्यू है मेरे को प्लस एच आ गई और इसकी जो वैल्यू जीरो आ गई, नीचे माइनस एच था तो ये माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ प्लस एच अपॉन माइनस एच आया। सॉल्व करोगे तो नेगेटिव माइनस वन आ गया। ये आपने क्या निकाला है फंक्शन का, एल एच डी निकाला फंक्शन का, है ना। अब हम फंक्शन की आर एच डी निकाल लेते हैं। चलो आर एच डी इधर निकाल लेते हैं हम लोग, यहां पे आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलो देखो सेम इस बार आपको ये यूज करना है ना, जहां पे ए है वहां पे जीरो डाल देना है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है आपका। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एफ ऑफ एच लिखा है और ये एफ ऑफ जीरो लिखा है, अपॉन एच लिखा है, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो था हमारा। एफ ऑफ एच अगर आप फंक्शन निकालोगे तो ये आएगा मॉड ऑफ एच माइनस जीरो का मॉड अपॉन एच। तो मॉड तो पॉजिटिव देता है तो ये एच अपॉन एच आ गया, मतलब वैल्यू वन आ गई। तो आप देख लो फंक्शन का आर एच डी वन आया, फंक्शन का एल एच डी माइनस वन आया था। तो सिंस LHD is not equal to RHD, therefore
फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं? क्या ये बात क्लियर है कैसे हुआ है सारी चीजें? देखो भाई, अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन आ गया तो अब आप LHD RHD में ज़्यादा कुछ नहीं बचा, आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। आप सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो और आपका LHD RHD निकल जाएगा। तो बड़ा आसान सा टॉपिक था। तो आपने देख लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। अब क्या कर ले हम लोग? देखो, अब मैं ना इसी क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से दिखाता हूं कि आप कैसे कैसे और इसको बता सकते हैं और कितने तरीके हैं आपके पास। तो दूसरा मीनिंग, अगर आप f ऑफ x को डिफाइन कर सके, जो आपको पता है कि ये जो मॉड ऑफ x है मेरा, ये पॉजिटिव x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये नेगेटिव x होगा अगर ये लेस देन 0 है। तो यहां से आपको ये बात तो मालूम पड़ जाती है कि सर y की वैल्यू एक बार x है और y की वैल्यू एक बार माइनस x है। तो इसका ग्राफ तो सबको पता है पहले से, ये होता है ग्राफ इसका। ये ग्राफ में मैं आपको अब जो मजेदार चीज दिखाने वाला हूं, देख लीजिए। क्या ये y इक्वल टू x है? y इक्वल टू x होने का मतलब उसका स्लोप आपको पहले से पता होगा कि जब इसमें आप tan थीटा निकालते हैं, इसमें जब tan थीटा आप निकालते हैं तो ये वाला जो थीटा आता है वो 45 आता है। इसका स्लोप पहले से पता होगा आपको। अच्छा, ये जो लाइन है, ये स्लोप ये डिफाइन करेगा इसका एंगल, और ये एंगल 180 माइनस 45, मतलब ये पूरा एंगल 135 है। तो मैंने बोला LHD का मतलब क्या था? LHD का मतलब कि आपने लेफ्ट हैंड, मतलब इस वाले लाइन का, तो tan 135 आएगा ये। और RHD का मतलब क्या है? tan 45, मतलब ये वाला जो राइट हैंड में जो आपका जो 0 यहाँ पे था, आपका 0 से राइट हैंड में ये वाली लाइन है, और tan 45 की वैल्यू 1 आती है, ये वाली वैल्यू -1 आती है। देखो फिर से वैल्यू सेम आ गया है, -1 एंड +1। और चूंकि ये -1 +1 आया तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। देखो दूसरा आपने क्या देख लिया, ये आपको अगर ग्राफ आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पता है आपको, और ग्राफ का स्लोप आपको निकालना आता है पहले से पता है, तो आप वहाँ से भी देखकर तुरंत के तुरंत डिसाइड कर सकते हो और बोल सकते हो कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, रुको, अभी और भी है इसमें 2-3 मेथड्स, जैसे कॉर्नर एंड ऑल, करेंगे हम वो सब चीज़ें। क्या ये क्लियर है मामला आपको? देखो हमने 2 मेथड पढ़ लिया, 1 और 1 2, तीसरा चौथा भी हम देखने वाले हैं। इसको नोट कर लो अच्छे से, पॉज करके वीडियो मस्त नोट करो। और मैंने यार हमेशा कहा है आप लोगों को, जब भी लेक्चर में बैठो पेन पेपर लेकर बैठो, है ना। मैं कराता रहूं, आप भी लिखते रहो बीच बीच में, तो आपको लेक्चर में मज़ा ही आने वाला है, नहीं तो बोरिंग लग सकता है। तो चलो ये हो गया। तो अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, चलो देखते हैं। सुनो, इसमें ना अगला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको एकदम अलग से डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। ये अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप डिफरेंशिएशन के बल पे आराम से बोल सकते हैं। देखो आप ना सिंपली जो फंक्शन था आपका, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकूं तो f' होगा। तो ऊपर तो 1 आ गया डिफरेंशिएशन करने पे, और नीचे -1 आ गया। जब x के लिए 0 से बड़ी होगी या इक्वल तो 1 आ रहा है, और 0 से छोटा होने पे -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ही है RHD और इसका मतलब है LHD। तो मैं जरा डिफरेंशिएशन का मीनिंग आपको डिटेल में समझाऊं कि डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो। आई रिपीट, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है आप उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद आप अब उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या था, 0 ही था मेरे पास। तो 0 पे चेक करोगे तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है वो +1 है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है वो -1 है। बिल्कुल इसकी पहले वाले की तरह है ना। तो फंक्शन अगेन डिसकंटिन्यूअस हो गया मेरा। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब आपने डिसकंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हुआ है, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। आई होप ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 मेथड पढ़े हमने अभी तक। पहला क्या था, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूला मेथड। दूसरा आपने ग्राफ देख लिया,
और तीसरा आपने फंक्शन में डिफरेंशिएशन देख लिया है। अब लास्ट जो मेथड है वो है ग्राफिकल व्यू। तो ग्राफिकल व्यू में देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सको। आपने ग्राफ ड्रॉ किया था तो यहां पे एक शार्प कॉर्नर आया था, क्या मिला आपको? वहां पे एक शार्प कॉर्नर मिला। जैसे ही कॉर्नर मिलेगा फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जिस भी पॉइंट पे फंक्शन में कॉर्नर मिल जाए उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देख लो यहां पे मिल गया था अपने को, इसलिए फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब ग्राफ ड्रॉ करते ही कॉर्नर दिखते ही, कॉर्नर तो ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे दिखा, ऐसे दिखा, या कभी ऐसे दिख गया। तो ये देखो ये सारे पॉइंट्स है ना जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसे स्टीपली चल रहा है तो इसमें कॉर्नर नहीं दिख रहा ना, तो कॉर्नर नहीं दिखने का मतलब है फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। तो आपने एक्चुअली 4 मेथड पढ़ लिए। ये इतने सारे मेथड कहीं मिलते नहीं हैं, तो आपने 4 मेथड पढ़ लिए है ना। एक तो नॉर्मल, दूसरा क्या पढ़ा आपने, आप ग्राफ ड्रॉ करके फंक्शन का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का स्लोप निकाल दो। फिर आपने डिफरेंशिएशन करके देख लिया। फिर आप फंक्शन के कॉर्नर को देख के पता कर लो। जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ करा ना यहाँ पे, तो आपने जो स्टार्टिंग ग्राफ रहा कुछ इस तरह का था, तो देखो इसमें कहीं पे कॉर्नर नहीं है, तो आप पक्का बोल सकोगे कि सर ये जहाँ से भी स्टार्ट होगा और जहाँ एंड हो रहा है तो ये हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन हाँ, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ शर्तें आती हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो हम वो भी करेंगे। बट उससे पहले एक और एग्जाम्पल, तब उन शर्तों पे आएंगे। तो आई होप ये आपको प्रॉपर क्लियर होगा। तो नोट कर लो एकदम मस्त तरीके से। करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। देख लो भाई, अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला ये है कि अगर मेरा फंक्शन x² होता और सेम एक एट x = 0 या किसी और ही पॉइंट पे, तो क्या होता, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। तो सेम तरीके से आपको अगर पहले LHD निकालना है एट x = 0, तो आप क्या लिख रहे थे, फॉर्मूला क्या था, f ऑफ a माइनस h। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h था। चलो भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो जरा देख लो यहाँ पे कितना आया, ये आया f ऑफ माइनस h और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। फंक्शन मेरा x² है, तो जैसे ही ये वहाँ पुट करोगे माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ 0 का माइनस h, तो ये h² अपॉन माइनस h आ गया। तो ये कट हो जाएगा, बच गया माइनस h। जैसे ही माइनस h बच गया, लिमिट आपकी h जो है वो कहाँ टेंस करते हैं, 0 को टेंस कर रही थी, तो ये 0 बन जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप RHD निकालते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, RHD एट x = 0, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इस बार f ऑफ 0 प्लस h होगा आपका, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो ये तो f ऑफ h आ गया और ये f ऑफ 0 आ गया। तो चलो भाई, f ऑफ h मतलब h का स्क्वायर, यहाँ फंक्शन में डालोगे तो माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन h। तो ये h² अपॉन h कट हो गया, h बचा, तो मतलब फिर से 0 हो गया ये वैल्यू। तो आपने क्लियरली देखा कि LHD और RHD दोनों ही लेने से उस पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे फंक्शन दोनों ही टाइम पे 0 हो रहा है। मतलब ये हो गया कि मेरा LHD और RHD दोनों ही एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आ गई है। और अगर ऐसा हो गया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो जब आपने mod x का
का करा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करा तो 0 पे वो LHD RHD अलग अलग आया था, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। अगर आपने x² का करा तो दोनों पे सेम आ गया। अब इसके हम दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट जो था वो ट्राई करते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ कर लेने दो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? इसका ग्राफ कुछ ये होता है ना, चलो और अच्छा थोड़ा बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ग्राफ कुछ यूँ रहता है ग्राफ इसका, है ना। तो अगर ये x² का ग्राफ है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, पिछली बार हमें कॉर्नर मिल रहा था जो हमारा ग्राफिकल व्यू था। यहाँ पे देखो कॉर्नर मिल नहीं रहा अपने आपको, तो ये कॉर्नर नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ग्राफ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी ग्राफ आपका बिल्कुल स्मूथ है, और स्मूथ होना इंडिकेट करता है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। अब सर और क्या कर लिया जाए? क्या हम फंक्शन में यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं? तो इसमें देखो डिफरेंशिएशन कर तो सकते हो, तो 2x आ जाएगा। अब 2x पे अगर 0 पे आप चेक भी करोगे तो LHL RHL करोगे, जिसको हम LHD RHD बोल देंगे यहाँ पे, तो दोनों पे 0 0 ही आने वाला है, तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो गया। तो आप देख सकते हो कि आसानी से इसमें काम हो जा रहा है मेरा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना और नॉन डिफरेंशिएबल होना आपको अभी समझ आ गया होगा एक बेसिक लेवल पे, है ना। तो अगर आपको ये बेसिक लेवल पे भी समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे इसमें कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नोट करो सारी चीज़ों को, क्योंकि देखो ये जो दो बेस बताया ना मैंने, एक मॉड x का, है ना, और एक x² का, दोनों ही हमने 0 पे चेक करा था। अगर आपको ये दो बेसिक क्वेश्चन समझ में आए तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे, क्योंकि अब इस पे बेस पे मैं आपसे ना अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ। क्या अच्छी बातें देखते हैं। चलो भाई, तो ये हमारे आ गए हम लोग स्टार्टिंग में। देख लो, तो ये जो मेरा डेफिनेशन था, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो मज़ा आने वाला है अब। तो चूंकि हमने ये पढ़ लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी उसकी हम कैसे फाइंड कर रहे थे, तो हमने देख लिया। अब देख लो, किसी भी फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। अगर कंटिन्यूअस, दूसरी कहानी, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अरे देखो, यही तो आपने पढ़ा, यहाँ जो मॉडुलस फंक्शन था आपका, ये कंटिन्यूअस तो है ना 0 पे, यह आपको पता है कि ये 0 पे कंटिन्यूअस तो होता ही है, बट कंटिन्यूअस होने से डिफरेंशिएबिलिटी होना वो इंडिकेट कर रहा हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल बन गया तो कंटिन्यूअस 100% था। जैसे आपने x² में देखा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल था, आपकी LHD RHD सेम आ गई थी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिक होगा। ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, अच्छा इसका ग्राफ आपने ऐसे ड्रॉ किया था, तो देखो इस ग्राफ को भी देखो, ये कंटिन्यूअस ही है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट डिफरेंशिएबल नहीं हुआ था इस पॉइंट पे। फिर तीसरा, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब क्या है सर? देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको इसके बारे में, मज़ा आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x = 2। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x = 2। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है के लिए, अब अगर बच्चों को ये पता नहीं था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, तब तो आप फंस जाओगे। आप निकालने बैठ जाओगे कि LHD है ना एट x = 2, RHD एट x = 2 लगाओगे पूरा फॉर्मूला, तो यार वहाँ पहुँचना ही नहीं अपने को ना। आप कंटिन्यूटी चेक करो। आप जानते हो कि 2 प्लस करोगे और 2 माइनस करोगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे, तो यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फंक्शन तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ वो ऑटोमेटिक नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करना है अपने को, टेंशन ही नहीं लेना आगे के लिए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको नोट करके आप रख लो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
चलो और आगे बढ़ता है, होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे निकल के इतनी सी बात आती है सामने कि अगर कोई फंक्शन की डिफरेंशियलिटी चेक करने आ गया है तो सबसे पहले आप उसको एक नज़र देख लो कि भाई साहब तुम कंटिन्यूअस हो क्या। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, ख़त्म हो गया वहीं से आंसर और मेहनत से बच जाओगे आप। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए पहले उसकी कंटिन्यूटी थोड़ा चेक कर लिया करना, अगर वो उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब मज़ा करते हैं थोड़ा। डिफरेंशिएबिलिटी आ गया ग्राफिकल मीनिंग में। तो ग्राफिकल मीनिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला अभी एक पॉइंट कि अगर कॉर्नर रहा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो पहला ग्राफ, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए पे कॉर्नर बन रहा है ना, दिख रहा होगा आपको साफ साफ। तो जैसे ही कॉर्नर बना आप साफ साफ बोलोगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ग्राफिकली देखने का ये मीनिंग है, मेथड है। दूसरा देखो डिसकंटिन्यूटी, आप देख रहे हो ए पे यहाँ पे LHL अलग है और RHL की वैल्यू यहाँ पे ये आने वाली है या फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, आपको ग्राफ से ही दिख जा रहा है। तो जैसे ही डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार। अ वर्टिकल टेंजेंट, देखो ये कर्व ड्रॉ करा मैंने और अगर इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल टेंजेंट का अगर आप स्लोप कभी फाइंड कर लोगे तो बताओ मुझे ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दोनों ही साइड में 90 बना रहा है। तो अगर आप इसका स्लोप फाइंड करते हो तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब अगर इन्फिनिटी ही आ गया मतलब मेरा जो स्लोप निकल के आ रहा है वो इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब डिफाइंड नहीं है। डिफाइन नहीं है का मतलब LHD RHD इवन आपको इन्फिनिटी मिल जाए और अगर वो डिफाइन नहीं है मतलब वो इन्फिनिटी आ गया कहीं ना कहीं पे, तब तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। वो पॉइंट जो भी मिल जाए, फिलहाल यहाँ पे पॉइंट ए था मेरा, है ना, कि इस पॉइंट पे फंक्शन के साथ ये कहानी आ रही है। और देख लो फंक्शन धीरे धीरे, ये अगर आप ऐसे चेक करोगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका, है ना। अगर ऐसे आप चेक करते हो तो ये इस केस में देखो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना, अलग अलग केसेज भी है इसके, इधर इंक्रीजिंग है, फिर इधर डिक्रीजिंग है, फिर इधर कहीं पे इंक्रीजिंग हो जा रहा है। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो ये ग्राफ धीरे 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 स्लोप इसका ऐसे कुछ ऊपर चला जाएगा। जब डिक्रीजिंग होगा तो ये नीचे की तरफ इसका ऐसा ग्राफ स्लोप आएगा। तो स्लोप जब नीचे की तरफ जाएगा तो आपका नेगेटिव इन्फिनिट वहाँ पे आ जाने वाला है। जब ऊपर की तरफ एकदम से आप स्टीपी कर लोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपका उस पर्टिकुलर केस में वो पॉजिटिव इन्फिनिट आ जाने वाला है। तो एनीवे इन्फिनिट कोई भी आए, नेगेटिव और पॉजिटिव, फंक्शन तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल ही हो गया है ना। तो ये ग्राफिकल मीनिंग में 3 ग्राफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से एक बार ड्रॉ करके रखो, ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। मैं इस पर और भी बातें करूंगा अभी, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि थोड़े क्वेश्चंस ले लिए जाएं, फिर मैं इस पर थोड़ी और बात करना चाहूँगा आपसे। ये चलो अभी बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। देख लो मैंने आपके लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो यहां पे अक्सर काम में आएगा और यूज हुआ करेगा। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, कॉर्नर जो आपने देखा, कस्प एंड वर्टिकल टेंजेंट। आपने कॉर्नर देखा, वर्टिकल टेंजेंट देखा, कस्प क्या है ये नहीं देखा था आपने, है ना। तो इन तीनों पे ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, हम बात करते हैं उस पर। मैं इसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल जरा देखना। वैसे आपने कॉर्नर का एग्जाम्पल पहले भी देख लिया है। सपोज कर लो मेरा एक फंक्शन है साइन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कैसे पता चला जाए, तो भाई साहब पहला जो मेथड था वो तो हम लोग वो कर ही सकते हैं। अगर मैं ग्राफिकल देखना है तो देखो क्या करेंगे अपन, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ आपके लिए,
तो आपको sin x का ग्राफ x 0 से छोटा है उसके लिए चाहिए, मतलब कुछ तो ग्राफ कुछ तो ऐसे होगा। और एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देखो, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इधर से वो ऐसे जाता है। तो ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाना जरा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बड़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे। हाँ, अब देख लो, ये मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये अपन ने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करा है। तो कॉर्नर वैसे तो दिख जा रहा है अपने को, है ना, यहाँ पे कॉर्नर वैसे तो दिख जा रहा है, बट यार ये तो डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि हमने साइन एक्स का ग्राफ अगर थोड़ा ऐसे ले लिया होता तो तब तो कॉर्नर बनता हुआ दिख नहीं रहा अपने को। और अगर यहाँ पे कॉर्नर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो सकता है ना ऐसा कि ज़्यादा फूला हुआ नहीं हो, थोड़ा ऐसे ले लिया, तो ये एक शक पैदा करने वाली बात हो जाती है ना। एक डाउट आ गया मन में कि यार यहाँ पे कॉर्नर बन भी रहा है क्या। तो अगर ऐसा डाउट आ रहा है तब तो आप ग्राफिकल ना देख के यहाँ पे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसकी एलएचडी और आरएचडी निकाल के देख सकते हो। तो देख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 100% कॉस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे एलएचडी की बात करूँगा आपसे, तो एलएचडी मुझे 0 पे चेक करनी थी, तो कॉस ऑफ 0 करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। और एचडी की बात करूँगा तो 2 इंटू 0 करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। आप देख रहे हो कि एलएचडी और एचडी इक्वल नहीं आया है और दोनों ही डिफाइंड वैल्यू है। तो इसका साफ मतलब ये हो जाता है कि फंक्शन तो अब नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो देखो, जो ग्राफ से हमें शक पैदा हुआ था ना, शक पैदा होने का रीज़न यही था कि दोनों ग्राफ का जो बिहेवियर है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम टाइप का बिहेवियर है ना। तो शक इसीलिए हमें पैदा हुआ था, वो स्टिप होना है नहीं होना है। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो यहाँ से ऊपर चल जाएगा, है ना, ऐसा तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि कॉर्नर बन जाएंगे। बट ठीक है, वो तो मैं भी मान ही रहा हूँ ना, एक शक पैदा हो ही गया था अपने माइंड में, तो वो हमने अभी यहाँ पे इस मेथड से क्लियर कर लिया है। अब देखो, कुछ और भी चीज़ें हैं कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये 2x आया है, तो उसका स्लोप क्या है आप वो भी देख सकते हो। cos x जो है 0 से छोटा होने पे उसका स्लोप क्या है वो सब भी देखकर इसमें बातें कर सकते हो। तो कॉर्नर वाला मैंने एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन लिया था आपके लिए मॉड x वाला, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शक पैदा करने वाला दिखा दिया आपको। तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती है, बीच में आ सकती है, ताकि अच्छा देख लो। अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, ये जो कस्प है। तो यार आपने एक चीज़ देखा होगा अक्सर, ये स्पेशली मालूम कहाँ देखा होगा, जैसे आप सी शोर पे जाते हो, बीचेस पे, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको सीगल दिखता है। सीगल पता है ना आपको, तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनाकर उड़ा करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ये जो पैटर्न है ना, ये एक्चुअली कस्प का पैटर्न है। तो ये मैथ्स में कहाँ काम आ रहा है जरा वो देख लेते हैं हम लोग। तो देख लो, मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ एग्जांपल लिया। सपोज कर लो कि आपके पास एक फंक्शन रहेगा f ऑफ x इक्वल टू 1/3। अगर ये आपका फंक्शन है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सको, इसका ग्राफ आपको पता होगा आई गेस, एक्स क्यू का ग्राफ आपको पता है ना, एक्स क्यू का ग्राफ कुछ तो इस तरह से होता है ना, कुछ तो इस तरह से, ये ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्राफ हो गया इसका। ये x ऑफ 1/3 का ग्राफ है। अब जरा इसमें आप बात करेंगे तो देखो, इसका जो टेंजेंट है पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर आगे की तरफ ये इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इंक्रीज करते करते अगर मैं बिल्कुल ओरिजिन पे आ जाऊं, तो ओरिजिन पे बिल्कुल ये ग्राफ वर्टिकली ऊपर चला गया है। इसका जो स्लोप है, ये देख लो, ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पे आते आते ये ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, अगर आप इसकी भी बात करेंगे तो देखो, इधर से इसका टेंजेंट ऐसे कुछ आ रहा था, फिर ऐसे कुछ आ रहा है, फिर ऐसे कुछ आ रहा है, और ये लास्ट में ऊपर चला गया है।
तो इसका जो स्लोप मिल रहा है आपको दैट इज टोटली वर्टिकल। ये वर्टिकल टेंजेंट हो गया ना इस पर्टिकुलर केस के लिए, या इसके लिए ये टेंजेंट हो सकता है आपका, या ये टेंजेंट हो सकता है आपका। लेकिन आप अगर इस केस में LHD या RHD निकालने जाएंगे तो आप इतना तो श्योर हो जाएंगे कि सर ये इन्फिनिटी आने वाला है, और अगर ये इन्फिनिटी आने वाला है मतलब ये 100% जो है मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। फिलहाल इस केस में आपका पॉजिटिव इन्फिनाइट है ना। अच्छा, कस्प कहां पे होगा? देखो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं और देखो ये सेम ग्राफ अगर मैं f(x) की जो वैल्यू है ये 1/3 ना लेके अगर 2/3 कर दूं तो कैसा रहेगा? अरे और 2/3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि x(1/3) का स्क्वायर। अगर ये वाली बात सही है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो 1/3 पॉजिटिव साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। देखो ये ग्राफ अभी भी वैसे ही जाएगा, लेकिन क्या इधर आने पे जो नीचे वाला पार्ट है ये फ्लिप होकर ऊपर चला जाएगा? तो अगर ये फ्लिप होकर ऊपर चला गया तो कुछ ऐसा हो गया ग्राफ आपका। देख लो मैंने यही चीज यहां पे ड्रॉ किया था आपके लिए ऑलमोस्ट, है ना। अब देख लो यहां पे, अच्छा एक चीज आपको बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है कि सर कॉर्नर तो बन जा रहा है, तो हाँ आप कॉर्नर वाले चीज़ों से भी इसको क्लियर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे और क्या क्या दिखा देना चाहता हूँ, जरा वो जान लो आप। देखो इसके अगर आपने ना स्लोप निकालने चाहें तो ये कर्व तो इधर डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको। ये देखो ऐसे ऐसे आते आते एक पर्टिकुलर पॉइंट में जब यहाँ पे आएगा तो ये नीचे की तरफ चला गया है आपका। तो जो इसका LHD है मेरा LHD वो नेगेटिव इन्फिनाइट की तरफ चला गया। मतलब इस आप तो डिफरेंशिएबिलिटी या स्लोप इस पॉइंट पे ही निकालते हो ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो नीचे चला गया। अब देखो राइट हैंड साइड से आप आओ, ऐसे आ रहे थे, स्लोप देखो स्लोप देखो स्लोप देखो स्लोप देखो, ये धीरे धीरे यहां पे क्या हुआ है आपके साथ, क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है? तो इधर हम नीचे नहीं आ सकते ना, इधर हम नीचे नहीं आ सकते, इधर हमें ऊपर जाना है। तो देखो ऊपर ऐसे जाओगे, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ में आप चले गए ऊपर अल्टीमेटली। तो इधर तो आपका RHD इधर कहीं दिख रहा है जो कि पॉजिटिव इन्फिनाइट है। तो आपने ये देखा कि LHD नेगेटिव इन्फिनाइट आया, RHD पॉजिटिव इन्फिनाइट आया। इसका साफ मतलब है कि फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है। ये था कस्प का जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आई होप को ये बात तो समझा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, है ना, ये सीगल वगैरह। अब मैं इसके लिए आपके लिए एक दो पॉइंट रखा है, जरा वो भी लिख देता हूं। जैसे कि एक पॉइंट है आपके लिए, चलो यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं कि अगर जो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव इन्फिनाइट है और नेगेटिव इन्फिनाइट, दोनों के दोनों है, बोथ, तो ऐसे केस में कस्प बनेगा। ध्यान रखना, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और डेरिवेटिव निकालते ही पॉजिटिव इन्फिनाइट और नेगेटिव इन्फिनाइट दोनों ही आ गया है, इसका मतलब वहां पे कस्प बनने वाला है। चलिए अगला पॉइंट आपके लिए मैंने क्या लिखा है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला आपने और या तो वो नेगेटिव इन्फिनाइट आया या पॉजिटिव इन्फिनाइट, मतलब और है ना, पॉजिटिव इन्फिनाइट आया, तो ऐसे केस में आपको फंक्शन वर्टिकल टेंजेंट देगा। जैसे यहां पे मेरा वर्टिकल टेंजेंट था, है ना, ये वाली चीज ये वर्टिकल टेंजेंट है आपका। इस केस में नेगेटिव इन्फिनाइट और पॉजिटिव इन्फिनाइट दोनों है, कस्प है। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके लिए कर दिया है, तो ये मजा आने वाला है आपको। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सब चीजें नोट करके रखो, और आई होप एक बार में आपका सारा का सारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर रहे। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो ये था हमारा मेन मुद्दे वाला टॉपिक, राइट। तो ये तो आपने नोट करा ही, जो मैंने अभी कराया वो भी नोट करो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं आपसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी में जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपने नॉर्मल तरीके से करना आपने सीख ही लिया। मैं आपके लिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आप ग्राफिकल व्यू से कैसे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। जैसे पहले कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ मैं करूंगा आपके लिए और कुछ घर पे आप लोग ट्राई करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है sin x का मॉड, तो यार इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा सर? तो आपको sin x का ग्राफ तो पता ही है, तो अगर मॉड लगा दिया तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, है ना।
ये लीजिए पहला ग्राफ आपके लिए। अरे आपको ये तो पता है कि साइंस का ग्राफ इस तरह से घूमता रहता है, तो यहां से यहां तक देखो, अगर x की वैल्यू पाई रहती है राइट हैंड साइड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, राइट हैंड साइड में तो मॉड से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, तो ग्राफ का के साथ आपको आइडिया प्रॉपर होगा ही। देखो आपने अगर माइनस भी पाई लिया तो माइनस पाई लेने से वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर पाई से पहले आपने -90 लिया होता -π/2, तो ये जो साइन ऑफ -π/2 का होल मॉड है तो ये आता है -sin π/2, पता होगा आपको, मॉड लगने की वजह से ये तो -1 आया, इसलिए आंसर पॉजिटिव है, तो वैल्यू ऊपर चला गया है। लेकिन देखो हुआ क्या है कि अगर आपने -π से छोटी वैल्यू ली, जैसे -3π/2, तो आएगा तो -sin3π/2, ये करेक्ट है आपका। मॉड लगने की वजह से इसको आप पॉजिटिव कर दोगे, बट sin3/2 तो अल्टीमेटली नेगेटिव चला जाएगा, लास्ट में वैल्यू -1 हो जाती है, इसीलिए ग्राफ आगे चल के आपका यहाँ पे नेगेटिव नीचे की तरफ गया है। तो इस ग्राफ को देखते ही आपको इतना मालूम पड़ जा रहा है कि सर यहाँ पे कॉर्नर बना है। ग्राफ मेरा मुद्दा नहीं था, यहाँ पे मेरा मुद्दा था बस कॉर्नर दिखाना। कॉर्नर दिख गया मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0। ग्राफ के लिए मैं आपके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा जो कि फंक्शन के टॉपिक में आता है, तो हम वहाँ पे ग्राफ सीखेंगे, तो वो लेक्चर आप देख लेना। फिलहाल अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये चीज़ प्रॉपर क्लियर कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला जहाँ पे कॉर्नर दिखा, आपका ग्राफ हो गया। आगे हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन है देख लो। log ऑफ x का होल मॉड, आपको log x का ग्राफ तो पहले से पता रहेगा, राइट। log x का ग्राफ कुछ यूं ड्रॉ होता है ना मेरा, log x का ग्राफ कुछ यूं ड्रॉ होता है मेरा। तो देख लो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पे लगाया गया है मॉड। अब मॉड लगाने से होता ये है, ये पॉइंट कितना पता है आपको, 1,0 था, ये पॉइंट 1,0 है, एंड दिस पॉइंट इज -1,0, करेक्ट। तो अगर आपने x की वैल्यू -1 ली तो चूंकि मॉड लगा हुआ है x में, तो वो तो उसको पॉजिटिव बना देगा। अच्छा, आपको ना नॉर्मल log x के लिए डेफिनेशन पता होगा कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम नेगेटिव सिर्फ इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस x में भी मॉड लगा हुआ है, तो आप नेगेटिव ले लो तो पॉजिटिव बना देगा उसको। तो अगर आपने -1 भी लिया तो ये तो पॉजिटिव 1 बना देगा, तो -1 लेने से भी आंसर log 0 ही आने वाला है। तो ग्राफ जो है मेरा फिर इस तरफ भी चला गया है ऐसा। अब देख लो अगली कहानी इस ग्राफ में क्या हो गई है आपके साथ। कहानी ये हो गई है कि चूंकि पूरे फंक्शन पे मॉड लगा है तो ग्राफ तो नीचे आएगा नहीं, ये फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये वो ग्राफ है। तो आप देख लो कि कितने पॉइंट है जहां पे कॉर्नर बन रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट पे कॉर्नर बन गया और साथ में एक पॉइंट है 0, डोंट मिस इट, जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, द पॉइंट्स आर -1, +1 एंड 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार ये इतनी बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर ग्राफ ड्रॉ कर सके अपन तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं, बाकी आप लोग संभाल लेना आराम से। संभाल तो लोगे ना, चलो देखते हैं। देखो वापस क्वेश्चन पे आता हूं। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन कर दिया है ना, ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया। अब इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने वैसे। चलो तीसरा दिखाता हूं और फिर इनमें से, इन दोनों में से एक और इधर से एक, बाकी आप लोग संभालना। नहीं आएगा तो डेफिनेटली कमेंट करो। अब देख लीजिए ये जो ग्राफ है ये किसका है, मैक्सिमम ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स एंड डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये आप कैसे चेक करोगे इसमें डिफरेंशिएबिलिटी। पहली बात तो आप ये देख लो कि इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो आपने अगर इनवर्स आईटीएफ पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा 1 है और ये वाला पॉइंट मेरा सेक और
कोसेक इनवर्स एक्स का जो लिमिट है वो π/2 है ऊपर के लिए आपके पास, -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, राइट। साइन 0 0 होता है इसके लिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही आपका √2 आएगा यहाँ पे। तो सेक इनवर्स का जो ये ग्राफ ये है आपका। सेक इनवर्स का रेंज पता होगा आपको, वैसे 0 से π की तरफ होता है, और कोसेक इनवर्स का ये ग्राफ है आपका। अब तुम एक ही चीज़ यहाँ पे देखो कि कॉर्नर तो यहाँ बना ना सर, कॉर्नर आपका सिर्फ यहाँ पे बना है, तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड द पॉइंट इज एट x = √2। वो सॉल्व करने पे आपको √2 मिल जाएगा। आप कैसे करोगे वो आप देख सकते हो, है ना। दैट इज़ वेरी इजी। तो यार इसमें मतलब दम नहीं रहा कुछ, आप ग्राफ ड्रॉ करो, आपको कॉर्नर दिख गया है तो आप फटक से बोल सकते हो आंसर कि फंक्शन वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे ये मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ले लिया, तो यहाँ तो आप देखते ही अब फटाफट बोल दोगे 1 2 3 4 5, बट ये कहाँ तक, ये कौन सा पॉइंट है? क्या ये पॉइंट π/2 है? ये कौन सा पॉइंट है? क्या ये 3π/2 है? देखो यहाँ तो स्लोप ही है ना, यहाँ तो स्लोप ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो तुम देखो ना π/2 के मल्टीपल पे ही ये कॉर्नर दे रहा है, तो π/2 के मल्टीपल आपको जनरलाइज करके लिखना पड़ेगा। तो 2n + 1 π/2, अगर x की वैल्यू ऐसी कुछ है, जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये सारे ही पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इसके बाद जो मैंने एक ग्राफ लिया है, इसी में मॉड लगाया मैंने, है ना। तो मॉड लगाने से क्या होता है, नीचे का पार्ट सिर्फ ऊपर चला जाएगा और तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको तो देख लो। बट एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप सबका ग्राफ ना पॉज करके वीडियो को ट्राई करने की कोशिश करो, और जब ना हो तो ही देखो इसको, और हो जाए तो मैच कर लो। तो देखो साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स लगा हुआ है ना, मॉड साइन एक्स। तो भाई इतनी बात तो पक्की है कि साइन एक्स अब नीचे नहीं जाएगा, आएगा ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं मेरे, एक तो ये भी आ गया और ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब π/2 भी है, पाई भी है, 3π/2 है। अरे तो ये तो पूरे π/2 का मल्टीपल हो गया ना, सब कुछ आ गया। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि ये अच्छा 0 पे भी है, तो क्या ये n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है? हाँ है। अगर n मैंने 1 ले लिया ठीक है, 2 ले लिया ठीक है, नहीं सिर्फ n से तो काम नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि n से तो आपने अगर 1 लिया तो पाई आ गया, 2 लिया तो 2 पाई आ गया, आपका वो भी है वहाँ पे, वो मतलब /2 भी हो रहा है। तो उसके लिए आप कैसे जनरलाइज करोगे, मतलब ये π/2, 3π/2, ये 5π/2, जो नेचुरल नंबर है वो तो है ही है, और साथ साथ में आपका जो ऑड नेचुरल नंबर है नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में, वो सारे आपके आंसर में आ गए यहाँ पे। तो ये आपके डिपेंड करेगा अभी ऑप्शन पे, आप ऑप्शन देखो और वहाँ पे क्लिक करो। चलो भाई, तो हो गया, अभी ये काम तो हो गया अपना। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ थोड़ा हिंट करके। इसमें क्या है, देखो मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो आपने ये 2 ग्राफ ड्रॉ करे, 2 ग्राफ ड्रॉ करने से क्या क्या हो रहा है वो जरा देख लो। मुझे ग्राफ में थोड़ी सी गड़बड़ी वैसे लग रही है, बट चलो हम लोग चेक कर लेंगे फिर भी क्या होता है। आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे इसका, x² - 3x + 2 का। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर आपने पैराबोला पढ़ रखा है तो बड़ा हेल्प हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं हम लोग, ये 2 × x ले लिया तो × 3/2 करना पड़ेगा मुझे, एंड +3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, और +2 यहाँ पहले से है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ये तो x - 3/2 का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऊपर 4 × 2 8 हो जाएगा, तो -9 है यहाँ पे, तो -1/4 आ गया। इधर y है मेरा, इसका मतलब ये y + 1/4 = x - 3/2 का
होल स्क्वायर हो गया। तो पैराबोला का वर्टेक्स जो है, अगर इसको 0 से इक्वेट करते हो तो ये 3/2 दे देगा तुम्हें x, इसको 0 से इक्वेट करते हो तो -1/4 दे देगा। तो नीचे का जो वर्टेक्स है आपका वो तो मिल रहा है आपको, ये वाला पॉइंट ना, कितना है, x 3/2 एंड y -1/4। अच्छा जी साहब, अच्छा ये पॉइंट पास कहाँ से कर रहा है ना, अगर आपने x 0 लिया होता तो y की वैल्यू 2 है, मतलब इधर ये जो पास हो रहा है 0,2 है, और अगर आपने y 0 लिया तो क्या कहानी होने वाली है, तो भी आप यहाँ से फाइंड करोगे। कैसे, अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x² - 3x + 2, इसको फैक्टराइज कर लेंगे थोड़ा, कितना फैक्टर हो सकता है ये, -x² - x -2x + 2, मतलब x -1 -2 लेने से तो x की वैल्यू 1,2 आ रही है ना। 1,2 का मतलब हो गया कि ये वाला पॉइंट मेरा 1,0 है और ये वाला पॉइंट मेरा 2,0 है। ये भी क्लियर है आपको। देखो ये ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक हो गया ना, कि अगर आपको अलग से ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि आपको पॉइंट तो मिल गया ना, इधर क्या मिल गया, 0,2 मिल गया, इधर क्या मिल गया आपको, यहाँ से 1,0 मिल गया और यहाँ से 2,0 मिल गया। अच्छा वर्टेक्स भी आपको कहीं नीचे मिल गया था इधर पे। तो जब ग्राफ का बिहेवियर तो पता ही है, x² = y का बिहेवियर है, तो ये ग्राफ तो पक्का ऊपर जाएगा, तो इधर से कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपका ये वाला वर्टेक्स है जो मैंने वहाँ पे दिया है आपके लिए, और दूसरा आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, है ना, और उसके बाद आपको कॉर्नर्स चेक करने हैं और फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, एक तो ये है और एक इसके बाद वाला है। अगर ये आपसे हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करो इसके लिए, है ना। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँ, तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। आपको हिंट दिया मैंने, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा मोड का, वो आपको आइडिया पहले से होगा आई गेस। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक्चुअली मैंने इस टाइप के आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये वाला ग्राफ मुझे सही तो नहीं लग रहा है, तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लो ग्राफ अलग से ड्रॉ करके। ये ग्राफ में मुझे दम नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है इस ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में स्पेशली, है ना। तो ये ग्राफ आप अलग से ट्राई कर लो, हम आगे बढ़ते। तो अभी अपना अगला क्वेश्चन क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं। f of x = a x × x - 1 + b, अरे ये कॉमा कुछ नहीं है, x - 1 अगर 1 2 3 है और x से 3 से बड़ा है तो px² + qx + 2। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a b p। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे नहीं है, ये रहा आपका मेन क्वेश्चन, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स a b p एंड q सो दैट all the following conditions are satisfied. Number 1, fx is continuous for all x, continuous for all x. Second, f-1 does not exist, मतलब 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और तीसरा, f-x is continuous at x = 3। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले ना यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है 1, आप उस पर चेक कर लो। 1 पे LHL ये देगा और RHL मेरा यहाँ से देने वाला है, तो सबसे पहले 1 पे चेक करो। 1 का LHL 1 - 1 प्लस, तो अगर 1 माइनस करोगे तो देखो ये पार्ट में 1 डालते ही ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो वो 0 + b आया, और 1 प्लस करने से 1 - 1 हो गया, तो ये b = 0 आ गया। चूँकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस था, देखो b की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब 3 पे चेक कर लो सेम, तो 3 माइनस एंड 3 प्लस। 3 माइनस के लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, तो यहाँ पे 3 - 1 है, प्लस के लिए ये डिफाइंड है, तो 3 का 9 हो गया। देखो 9p 3q + 2, तो ये 2 ही आ जाएगा ना मेरा, 9p + 3q + 2, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड है 3 पे, कंटिन्यूअस है, तो आप बोल सकते हो कि LHL और RHL 3 पे इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू में 0 बचेगा, 3 कॉमन निकाल लो आप, तो 3p + q की वैल्यू 0 आ गई है।
तो इसको रखो अभी, ये अपने को काम देगा। एक काम कर लेते हैं, q की वैल्यू -3p है, ऐसे निकाल के रख लेते हैं इक्वेशन 1। अब चूंकि फंक्शन ने क्या क्या बोला है कि कंटिन्यूअस तो है, कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कंडीशन कंटिन्यूअस चेक कर रहे थे। जरा दूसरे पे आओ, f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये डैश का मतलब ही क्या है कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। तो चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को सबसे पहले, बातें तो होती रहेंगी। तो f'(x) अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो कितना आएगा? डिफरेंशिएशन करने से पहले ये वाला पार्ट आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, तो ax² माइनस ax प्लस b आएगा ये। अब कर लो डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा? पहला पार्ट 2ax माइनस a, b का तो 0 हो गया। ये कब है? जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। सेकंड केस, जब x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 आएगा। और अगर ये 3 से बड़ा हो गया तो 2px प्लस q आ जाएगा। अब देखो, इसने बोला है कि 1 पे चेक तो करना है बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप 1 पे अगर LHD RHD निकालते हो तो LHD मेरा कितना आ जाएगा? एट x इक्वल टू 1, सीधा उठा के यहाँ पे डाल दो, तो 2a माइनस a हो जाएगा। और RHD कितना हो जाएगा? मतलब ये वाली वैल्यू तो a है, RHD कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 1 आ रहा है। तो a की वैल्यू 1 आ गई है, जो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है डेरिवेटिव का। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो a कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे a जो है एनीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट 1। चलो भाई, तो a के बारे में भी मिल गया, मतलब a पूरा रियल नंबर चलेगा 1 को छोड़कर। b मेरा कितना मिल गया था? 0 मिल गया है। अब बचा बात p और q पे। तो p और q पे, अच्छा 3 के लिए क्या कंडीशन है? f'(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देखो c में मतलब क्या हो गया? 1 पे फंक्शन, जो 3 पे फंक्शन है वो LHD और RHD इक्वल हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू 3 LHD इक्वल टू RHD। तो LHD 3 पे कितना? 1 है, और RHD कितना हो जाएगा? 2p इंटू 2 प्लस q। सो ये कितना मिल गया मेरे को? 4p प्लस q इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो, आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे q की वैल्यू -3p गिवन थी, तो 4p है, q -3p था, तो इसलिए p की वैल्यू तो 1 आ गई। और जैसे ही p 1 आया तो q की वैल्यू -3 हो गई। ये सही हुआ है ना सब कुछ? ठीक है, चलो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। q इज -1, p इज 1/3। ना, जो भी है करेक्ट है आपका आंसर, तो यही आ गया। अब इसमें और तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम 2px 3 पे चेक करना था, रॉन्ग हुआ है ना? कहाँ पे रॉन्ग हुआ है? तो कोई RHD निकालने टाइम 3 पे चेक कर रहे थे ना हम लोग, ये 3 हो गया। 3 का मतलब ये 6p प्लस q हो गया, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना अपना, 6p प्लस q इक्वल टू 1। अभी ये 6p है, q की वैल्यू कितनी? -3p इक्वल टू 1, तो ये 3p इक्वल टू 1 आ गया। सो p की वैल्यू -1/3 आ गई। तो q की वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी? -3 इंटू 1/3, ये कैंसिल, तो q -1 है। अब मिल गया आपका आंसर, ये है। b आपको पहले मिल गया था, a 1 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। तो चलिए, ये हो गया। मतलब आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी में फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और फिर उसकी कंटिन्यूटी जिस तरह से हम चेक करते थे नॉर्मल फंक्शंस की, उस तरह से करके आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। तो चलो, ये भी हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो यार डिफरेंशिएबिलिटी हमने पूरा कर लिया है। अब इसमें करने के लिए बस आपके पास क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप घर पे बैठो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल डू कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं लास्ट एक मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, जो JEE मेंस एडवांस में पूछे गए हैं अपने JEE सुपर 15 क्वेश्चंस के तर्ज पे।
तो अपना हैशटैग है बाबा जेई सुपर 15 क्वेश्चंस। तो इस बार लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मिक्स करके लाऊंगा मैं क्वेश्चंस, तो उस पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और फिर आपको कैसे आप डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन जो जेई में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो बस कीप वॉचिंग, अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को देखते रहो, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।